औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि मैं लगातार कुछ दिनों से इस लॉकडाउन में कोशिश कर रहा हूँ कि इस फेसबुक लाइव के ज़रिए से आपसे रब्ता करूँ, अपनी बात फेसबुक के ज़रिए से आपके सामने रख सकूँ, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे आवाज़ पहुंची जा सकती है और लोग सुनते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इससे रब्ता करना, क्योंकि आज लॉकडाउन को पालन भी करना है कुछ और दूसरों को भी इस बात से प्रेरित करना है कि वो भी लॉकडाउन का पालन करें। तो इसलिए मैं इस ज़रिए से मुझे लगा कि आपसे रब्ता भी हो जाए, अपनी बात भी कह दूं। और उम्मीद लगता है कि सरकार, जो गूंगी बहरी सरकार है, चाहे दिल्ली में बैठी हो चाहे पटना में बैठी हो, तो उस सरकार को भी इस बात का एहसास हो कि आम आवाम, आम लोग कितने परेशान हैं, ये सरकार को भी एहसास हो। तो सबसे पहले दोस्तों एक बात है जो कहना चाहते हैं, ये रमज़ान का बहुत ही मुबारक महीना है। ये हमारे लिए, उम्मत मोहम्मदिया के लिए, पूरी दुनिया में ये बहुत ही मुकद्दस, क्योंकि कुछ ऐसी बातें इस महीने में हुई है कि हमसे इतना जुड़ा है वो मामला कि रमज़ान को हमारे लिए, जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, उसके लिए रमज़ान एक पार्ट है, एक सब कुछ है। रमज़ान के बिना वो अधूरा है। क्यों अधूरा है? इस मुकद्दस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान शरीफ को नाजिल किया था। रमज़ान की फजीलत यह है, रमज़ान मुबारक इतना मुबारक है कि अल्लाह ने 12 महीना में इस महीने को चुना, अल्लाह पाक ने, कि रमज़ान में कुरान शरीफ को अल्लाह ने नाजिल किया। ये हमारी तारीख है, ये इतना मुकद्दस महीना है। तारीख ये भी है हमारी कि हम सिर्फ 313 थे, सिर्फ हमारी तादाद 313 थी और हमारे मुखालिफिन की तादाद 1000 थी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें 313 को कामयाब किया था और 1000 को हराया था। और आज इस 17वीं रमज़ान को जंग बदर में हमें कामयाबी मिली थी और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का परचम पूरी दुनिया में लहराया। जो आज लहरा रहा है उसकी वजह वो 17वें रमज़ान की वो मुबारक कामयाबी, वो फतेह, जंग बदर का फतेह, इसके चलते आज पूरी दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का गूंज ये सुनाई देता है। इसके पीछे सबसे एक बड़ी इस्लामिक हिस्ट्री से एक बड़ा रिश्ता रहा है 17 रमज़ान का, क्योंकि 17 रमज़ान को अगर जो कलमा पढ़ता है, जो उस रब की कुदरत को देखना चाहता है, तो उस तारीख को याद करे कि 17 रमज़ान में सिर्फ 313 लोग, जिसके पास ना उतना साजो सामान, ना उनके पास ऐसी कोई चीज़, और एक तरफ 1000 की फौज, जिसके पास लश्कर में हर कुछ है, जिसका मकसद था मिटाना, कि इन 313 वालों को मिटा देंगे, जिनका मकसद था कि इनको निस्तनाबूद कर देंगे, जिनका एक ही मकसद, एक ही चाहत, एक ही इंटेंशन था कि इनको ख़त्म करके इनको दुनिया से ख़त्म कर देंगे। लेकिन हम तो यही बोलते हैं कि जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, क्योंकि हम उस रेगिस्तान से चलकर, उस रेगिस्तान में वो रब पानी का चश्मा फुटवा सकता है। उस रेगिस्तान में वो रब, वो मेरा अल्लाह पानी का चश्मा फुटवा सकता है। उस रेगिस्तान में मुझे उस रब पर यकीन है कि उस रब ने जंग बदर की कामयाबी हमें दी और हम कामयाब हुए। उसके बाद इस्लामिक तारीख में एक ये भी तारीख थी कि फिर फतह मक्का भी इसी वक्त हुआ। जिस मक्का से हमें हिजरत करना पड़ा, जिस मक्का से हम मदीना गए थे, फिर फतह मक्का भी इसी मुकद्दस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करवाया और हम फिर से मक्का पर कामयाब हुए। फिर फतह मक्का भी हुआ। तारीख गवाह है, कुछ ऐसा हमारे साथ हुआ भी जिसके चलते हमें गम भी है और रमज़ान हमें याद भी रहेगा। हमारी माँ खदीजा दुनिया से रुखसत हुई इसी मुकद्दस महीने में, और हमारे चौथे खलीफा हज़रत अली शहीद हुए इसी महीना में। ये भी एक गम का है कि अल्लाह ने कामयाबी भी दी, अल्लाह ने एक गम भी दिया। तो अल्लाह दोनों बैलेंस करके दिखाना चाहता है कि तुम इन्नल्लाह मा साबरीन पर भी रहो, तुम सब्र भी करो और तुम उस रब पर यकीन करो। वो तुम्हें खुशी देता है तो तुम शुक्राना अदा करो, गम भी देता है तो तुम गम को पियो, सब्र करो। ये मुकद्दस महीना वो रमज़ान। आपको उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ताइफ जो ऐसा चीज़ था, ताइफ एक जगह ऐसी थी, इस्लामिक हिस्ट्री से एक बड़ा वाबस्तगी रही है ताइफ की। ताइफ ने कहा, ताइफ के लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा था। तो इसी मुकद्दस महीने में, रमज़ान ही का मुकद्दस महीना था जो ताइफ के लोग ने पढ़ा था। उसके बाद
तारीख तो बढ़ती रहती है, हर तारीख हर हिस्ट्री कुछ ना कुछ जुड़ते रहता है। और ये महीना वही है रमज़ान का कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जेरूसलम पे कामयाबी का झंडा, नसरुन मिनल्लाह वल फतहुन करीब का झंडा, उस फतह का झंडा, उस मुबारक झंडा जेरूसलम पे जो लगाया था, तो इसी मुकद्दस महीना में, रमज़ान ही का वो मुकद्दस महीना था जो सुल्तान अयूबी ने वहाँ पे झंडा गाड़ा था। ये भी इसी मुकद्दस महीना में, अल्लाह ने इसी महीने को चुना था, तो रमज़ान ही का वो महीना था। उसके बाद तारीख तो बढ़ती जाती है। आपको याद होगा, आपको अगर थोड़ा सा और तारीख आगे बढ़िएगा तो मंगोलियन एक बिरादरी, मंगोलियन रेस की बात होती है। बहुत ही मजबूत, बहुत ही जिझारू, बहुत ही ताकतवर मंगोलियन रेस थे। तो इजिप्ट के सुल्तान ने, इजिप्ट के, क्योंकि लग रहा था कि पूरी दुनिया को फतह कर देगा और लाखों लोग, सिर्फ मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम भी, इंसानियत पर खतरा हो गया था। उनके लड़ाकू कोई जंग नहीं हार रहे थे, कोई ऐसा जंग नहीं था जो मंगोलियन नहीं हार रहे थे। लेकिन इजिप्ट के सुल्तान को जब लगा कि लगता है ये तो पूरी दुनिया को, कितने को शहीद कर देगा, कितने को मार देगा, इसमें इतना अहंकार, इतना घमंड आ गया है कि मंगोल का जो दहशत पूरी दुनिया में था। तो इसी महीने में, रमजान ही के पवित्र महीने में, इसी मुकद्दस महीना में रमजान का, मंगोलियन रेस को सुल्तान इजिप्ट, उन्होंने इसी महीने में हराया था। और पहली बार दुनिया की तारीख में अगर मंगोल हारा था तो इसी महीने में हारा था। इसलिए नहीं कि सिर्फ मुसलमानों पे हमला कर रहा था, इसलिए कि गैर मुस्लिम पे भी हमला कर रहा था, इंसानियत पे हमला था। इसलिए उन्होंने सोचा कि इसको रोकना पड़ेगा। तो हमारे लिए बहुत ही मुकद्दस, बहुत ही पवित्र महीना है और हम डरने और घबराने वाले लोग नहीं हैं। हमें कुल्लो नफ्सिल ज़ायक़तुल मौत पर यकीन है, हमें इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर पे यकीन है, हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे यकीन है, हमें व तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्लो मंतशा पे यकीन है। इसलिए ना हम डरते हैं ना घबराते हैं। हमारा एक मोटो रहता है कि खिदमत खल्क, इंसानियत की खिदमत, चाहे वो कोई भी है, क्योंकि हमारे नबी, हमारे प्रॉफिट रहमतुल आलमीन बनकर आए थे। प्रॉफिट सबके लिए आए थे, किसी एक खास सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए थे, सबके लिए आए थे। क्योंकि प्रॉफिट ने जूइस पर भी, प्रॉफिट ने दूसरे गैर मुस्लिम भाई पर भी जो रहम किया, जो मोहब्बत दिखाई, जो शफकत दिखाई, वो हमें सीखना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं प्रॉफिट की टीचिंग से अलग हो गए, कहीं ना कहीं वो जो इस्लामिक थॉट, जो इस्लामिक हिस्ट्री जो था उससे अलग हो गए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आप पर लोग क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं। तो ये भी एक मुकद्दस महीना में हमें सोचना चाहिए, एहसास करना चाहिए कि इस महीने का जो मेन जो आया था ये मुकद्दस महीना, उसका इंसानियत के लिए सदका निकाला जा रहा है, ज़कात निकाला जा रहा है, फितरा निकाला जा रहा है, इसी महीना में निकाला जाता है। इसलिए गरीबों के घर में भी ईद हो, दूसरों के घर में भी ईद हो, दूसरे के बच्चे भी अच्छा खाएं, गरीब के भी बच्चे अच्छे खाएं, लाचार भी अच्छा खाए, मजबूर भी अच्छा खाए, ताकि एक समानता हो, सिमिलैरिटी हो, एक बराबरी की बात हो। यही बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम का। जरूर कहीं ना कहीं हम में कमी है, तो वो बात, वो मैसेज, वो संदेश हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ये अफसोस की बात है। लेकिन इस्लाम का जो बेसिक प्रिंसिपल, जो मूल रूप, जिसको सोल ऑफ द रिलीजियन कहा जाता है, वो मानवता है, वो इंसानियत है। अफसोस होता है अफगानिस्तान पे इस मुकद्दस महीने में भी कहीं हमला होता है तो ये अफसोस होता है कि भूल जाते हैं कि तुम्हारे नबी ने कितनी मोहब्बत, शफकत, एक कुतिया रास्ते में दूध पिला रही थी अपने बच्चों को, दूध पिला रही थी। आप जा रहे थे, सफर में जा रहे थे, आपने एक सहाबी को वहां छोड़ दिया और बोला रुक जाइए, जब तक न ये दूध पिए तब तक आप रहिएगा, और आपने रास्ता बदल, दूसरा रास्ता ले लिया। तो ये इस्लामिक प्रिंसिपल है, ये इस्लामिक थॉट है। इसलिए आप ये ना, कुछ लोग सोचते हैं कि इसको मिटा देंगे, कोई बोलता था कि 2021 तक मिटा देंगे, कोई बोलता था 2020 तक मिटा देंगे, कोई सोचता था कुछ मिटा देंगे। अरे मिटाने वाली जात किसी की नहीं है, सिर्फ उसकी कुदरत चलती है। जिसके हाथ में भी, जिसने भी फिरौनियत की बात की, जिसने भी आप डिक्टेटरशिप की बात की, आप जाके पता कर लीजिए। अभी कुछ दिन पहले 1992 का साउथ अफ्रीका के इलाके में एक बहुत बड़ा डिक्टेटर था, बहुत लोगों को उसने मारा था। अभी उसका देखिए क्या हुआ, अभी 3-4 दिन पहले उसका क्या हशर हुआ। तो याद रखिएगा, नथिंग इज परमानेंट। हर रात अंधेरी होती है तो सुबह एक अच्छा होता है, एक अच्छी सुबह होती है। तो इसे याद रखिएगा। वक्त आपको दिल्ली के लाल किला पे झंडा फहराने दिया है, तो ये याद रखिएगा उस लाल किला पे बहुत लोगों ने झंडा फहराया है, और आज नाम लेने वाला लोग नहीं है उनका। याद रखिएगा, ये याद रखना चाहिए। तो इस मुकद्दस महीने का ये फजीलत, मैं आपको सिर्फ इतना बोलूं कि जितने भी हमारे भाई हैं, कोशिश करें
कि ईद अब चंद दिनों में ईद आ रही है। जरूर गम है कि इतना पवित्र महीना, इतना मुकद्दस महीना, इतना पायस मंथ हमारे से जा रहा है, रुखसत होगा, ये गम की बात है। लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से कोशिश की, हम मुझे इतना यकीन हर लोगों ने कोशिश की, किसी भी बिरादरी, किसी भी धर्म के लोग ने लोगों को जो खाना पहुंचाया, पानी पहुंचाया, जरूर ऊपर वाला जो अपरंपार है, जो परमेश्वर है, जो मेरा रब है, मेरा अल्लाह है, जरूर आपको इसका बरकत देगा। और अफसोस दिल में तो है कि रमजान जैसा पवित्र महीना, क्योंकि इस महीने में एक अलग आदमी को ताकत मिलती है, हिम्मत मिलती है, एक अलग कमिटमेंट हो जाता है, एक आदमी इमोशनल अटैचमेंट अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्त अहबाब से, सबसे हो जाता है, घुल मिल जाता है, ताकि उसके भी दुख दर्द को समझने की कोशिश करता है, भूख प्यास को समझने की कोशिश करता है कि भूख की शिद्दत क्या है, प्यास की शिद्दत क्या है, ये भी लोग समझते हैं। यही इस्लामिक टीचिंग है, रमजान के मुकद्दस महीने की यही टीचिंग है दोस्त। उसके बाद अब ये लॉकडाउन का सिलसिला में हम आते हैं कि लॉकडाउन है, क्योंकि अब फिर 4th लॉकडाउन हो जाता है। 50 दिन से ऊपर हो गया, 50 दिन से ऊपर हो गया, लॉकडाउन हो गया। लेकिन अभी तक जो पूरे हिंदुस्तान की स्थिति, अभी तक जो हमारे मेहनतकश लोग, मजदूर भाई या स्टूडेंट पूरे हिंदुस्तान में जो अभी तक हैं, उनकी जो स्थिति अभी तक नहीं सुधर पाई। अफसोस होता है, वक्त का हुक्मरान अपने आप को सब कुछ सोचता है। लाल किला पे अक्टूबर में भी जाके झंडा फहराने की तमन्ना थी, वो भी पूरा कर लेते हैं। लेकिन उस वक्त के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को इतना याद नहीं आता है कि आप जिस लाल किला में झंडा फहराते हैं, उस लाल किला की जो शान, जो हमारे हिंदुस्तान की शान है, लेकिन उस लाल किला के एतराफ में रहने वाले, उस लाल किला के उस तिरंगे को सलाम करने वाले, चाहे सीमांचल के लोग हो, चाहे बलरामपुर बारसोई के हो, चाहे आबादपुर कचना के हो, चाहे किशनगंज के हो, कटिहार पूर्णिया के हो, बिहार के, उत्तर प्रदेश के हो, गाजीपुर के हो, या हिंदुस्तान के किसी भी इलाके के हो, उनके साथ क्या हो रहा है। हर दिन लाखों मजदूर पैदल चल रहे हैं। मोदी जी, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपकी तो मुझे स्थिति समझ में नहीं आती है कि आप क्या है, आपकी लीला ही अपरंपार है। जरूर वक्त इंसाफ करेगा, याद रखिएगा, वक्त इंसाफ करेगा। सबके साथ वक्त ने इंसाफ किया है। आपको दिल में मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि करुणा, ममता, अगर वो वर्ड दुनिया में उतरा है तो वो करुणा, ममता, लव, अफेक्शन वो आपके सीने में, आपके दिल में कब उतरेगा, ये भगवान ही जानता है। दुआ करते हैं कि रमजान का मुकद्दस महीना में आपके दिल में भी वो इंसानियत के लिए, वो गरीबों के लिए, वो मजलूमों के लिए, वो मेहनत कश लोगों के लिए, जो बेचारा उस सबसे पिछला स्तर पे है, बेचारा 40-50 दिन से भूख की शिद्दत झेल रहा था, उसको घर जाने का मुहैया नहीं हो पाया, उसके लिए जरा सा सोचिए। मोदी जी आपके बारे में क्या बोले। उस ज्योति लड़की जो है उसको सलाम करना चाहते हैं कि उसने अपने पिताजी को दिल्ली से साइकिल पे चढ़कर दरभंगा में 1200 किलोमीटर, अपने पिता को, उसके पास इतना पैसा नहीं था, 6000 रुपया उसने ट्रक वाले से बात किया, उसके पास पैसा नहीं था। उस ज्योति लड़की को सलाम पेश करता है उसका भाई आदिल हसन कि अपने पिता को साइकिल पे बैठा के अपने घर दरभंगा ले जाती है। उस लड़की से सीखना चाहिए। मोदी जी कुछ तो उस बच्ची का सोचते, वो सोचिए कि उस बच्ची का कमिटमेंट, अपने पिता के प्रति प्रेम, अपने उसको उसूल देखिए, उसका कमिटमेंट देखिए कि उस बच्ची को वो लेके वहां गया, अपने बच्ची लेके पिता को गई, और आज दरभंगा में, दरभंगा का, ये तो दरभंगा के लिए फख्र की बात होगी। उसके बाद अभी एक नया प्रचलन आया, 20 लाख करोड़ सुनने को मोदी जी, क्योंकि आसान है। बुलेट ट्रेन आपने कहा, फेल। 100 स्मार्ट सिटी आपने कहा, फेल। 15 लाख का वादा, फेल। डिमोनेटाइजेशन में जो काला धन लाएंगे, फेल। स्विस बैंक वाला, फेल। महंगाई, फेल। ऐसा नमो गंगे, फेल। मोदी जी बतला दीजिए कि ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट आपके राज्य में, आपके कार्यकाल में, अगर देश के सामने, दुनिया के सामने रख लीजिए कि कोई भी प्रोजेक्ट जिसके बारे में बतला दिया जाए कि आपने किया और हम गर्व से कहें कि आपने बहुत अच्छा किया, बतला दीजिए। हाँ, एक प्रोजेक्ट आपने बहुत अच्छा किया, टीवी चैनलों के माध्यम से आपसी जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो एक थाली में बैठकर रोटी खाते थे, नफरत का वायरस आपने पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया। इतनी आपकी कारकर्दगी है कि आपने अपने एमपी को, अपने मिनिस्टर को, आपका एमएलए एक सब्जी वाले को भगाता है सिर्फ एक रिलीजियन आइडेंटिटी के बुनियाद पर। क्या मोदी जी यही इंसाफ है? आपका एमपी बोलता है, आज तबलीगी जमात पर आप मोदी जी बोलते थे, आज बतलाइए कि तबलीगी जमात का वो क्या हुआ। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़िए कि इंडियन एक्सप्रेस ने क्या कहा। वो डॉक्टर था, वो फॉल्स था, वो ऑडियो आपने कितना बदनाम किया।
चाहते थे तो मामले को 2 बजे रात में अजीत डोभाल जब मिले थे तो आप मामला को हल कराने के लिए लोग ने सोचा था, लेकिन आपने इंसाफ का साथ नहीं दिया और आपने नफरत का साथ दिया। वक्त ये भी याद रखेगा, जब आने वाला इतिहासकार जब लिखेगा मोदी जी, तो ये जरूर याद रखेगा कि आपने नफरत का वायरस पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में फैलाया, लेकिन इंसानियत का वायरस फैलाने में कहीं ना कहीं चूक हुई आपसे। दूसरी बात, फिर से जो पैकेज आ रहा है, सुनने में आया गुजरात की जो पावर कंपनी है, जो आपके दोस्त है, क्योंकि आपके दोस्त तो अनिल अंबानी है, आपके दोस्त मुकेश अंबानी है, आपके दोस्त टाटा है, आपके दोस्त वेदांता है, आपके दोस्त बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनका जो पावर सेक्टर को आप जो सब्सिडी दे रहे हैं, उनके पावर सेक्टर को जो आप मदद करना चाह रहे हैं, क्या यही न्याय है? अरे कभी बलरामपुर बारसोई हो, आबादपुर, बिघोर, कचना, धचना, माधेपुर, तिलता, अजरेल, लुतीपुर, कमर्रा के लोग से भी पूछ लीजिए कि 50 दिन उनका कैसा बीता। अनिल अंबानी की चिंता आपको, मुकेश अंबानी की चिंता आपको, सबकी चिंता आपको, लेकिन उस गरीब की चिंता कब होगी देश के प्रधानमंत्री को? ये आपसे फरियाद कराने आए। आपने कहा मेक इन इंडिया, हम सम्मान करते हैं, जरूर चाहेंगे कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान तरक्की करे, पूरी दुनिया में इंडिया की तरक्की हो, लेकिन कैसा मेक इन इंडिया मोदी जी? आपका प्लेन विदेश से आता है 8,500 करोड़ में, आपका प्लेन आता है मोदी जी। जिस गाड़ी में चलते हैं BMW, वो भी विदेश से आता है। जिस ट्विटर हैंडल को आप ट्वीट जिस मोबाइल से करते हैं, वो भी विदेश से आता है। जो हाथों में आप घड़ी पहनते हैं, वो भी विदेश है मोदी जी। जो कलम आप पॉकेट में रखते हैं, वो भी विदेश का है, वो हिंदुस्तान का नहीं है मोदी जी। और आप चाइना के प्रधानमंत्री को, प्रीमियर को आप अहमदाबाद लेकर आते हैं और बुलेट ट्रेन का सपना देश को दिखाते हैं गुजरात चुनाव से पहले, वो भी नहीं हुआ मोदी जी। बतलाइए क्या इंसाफ है? कितना छल कीजिएगा, कितना छल कीजिएगा? छल में कोई कमी नहीं है आपके। बतलातू, आपने सबसे पहले FDI का विरोध किया, जब सरकार में आप नहीं थे, विपक्ष में थे, गुजरात में बैठे हुए, तो FDI का आपने विरोध किया। फिर जब सरकार में आए तो आप FDI को आपने ले आया, और उसके बाद डिफेंस FDI नहीं थी यूपीए में, लेकिन आपने डिफेंस FDI को भी ले आया। ये आपका करामात है, ये आपकी दोगली नीति है मोदी जी। उसके बाद आपने क्या किया? मनरेगा को आपने कहा गड्ढा, सड्डा, जितनी अपशब्द आपने कहा था, और आज वही मनरेगा की आप बात कर रहे हैं, और वही मनरेगा को आप पैसा देने की मोदी जी बात कर रहे हैं। क्या यही न्याय है? यही दोहरा चरित्र आपका है। आपने जब गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे तो आपने आधार का विरोध किया था, और उसके बाद जब 2015 में जब सत्ता की गलियारों में आप घूमते हैं तो इसी आधार को आप लीगलाइज करते हैं। क्या मोदी जी यही इंसानियत है? यही इंसानियत है? डिफेंस में लोग राफेल भूल जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जनता राफेल को नहीं भूलेगी। हम याद रखेंगे, हम अपनी आने वाली नस्लों को बतलाएंगे कि जिस कंपनी को एक कांटी बनाने का तजुर्बा नहीं था एयर स्पेस के लिए, यानी एरोप्लेन्स के लिए, लड़ाकू विमान के लिए, उस कंपनी को आपने राफेल का दे दिया। आपने क्योंकि सिर्फ इसी बुनियाद पे दे दिया क्योंकि वो आपके दोस्त थे। वक्त ये भी बतलाएगा। रही बात लॉकडाउन की, लॉकडाउन अभी भी समस्या उतनी जटिल है। मुझे हैदराबाद से, मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैं केसीआर गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि सबसे ज्यादा अगर बेस्ट एग्जाम्पल फूड मैनेजमेंट के नाम पर, ट्रैवल मैनेजमेंट के नाम पर अगर हिंदुस्तान में सबसे अच्छा स्टेट हुआ कि कोई भूखा को खाना मिले, तो वो शहर हैदराबाद, सिकंदराबाद, तेलंगाना रियासत था। अकबर साहब की कुर्बानी लगातार लगभग 5.5 करोड़ से ऊपर पर्सनल सिर्फ अकबर ओवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने तरफ से, उसके बाद हमारे पार्टी के सभी MLA, सभी कॉर्पोरेटर, सभी सिंपैथाइजर, सभी मेंबर, जितना जिससे हो सका। इतनी शिकायत मुझे तो मैं पूरे हिंदुस्तान में मॉनिटरिंग पिछले 2 महीना से कर रहा हूं, लेकिन हैदराबाद से कम इतनी खबर नहीं आई कि कोई भूखा सो रहा है। ये उस शहर की, मुझे यकीन है, इस बात पे गर्व हो रहा है कि मैं हैदराबाद से मेरा रिश्ता है। और ये बात आज इस लाइव में आपको बोल दूं कि सबसे पहले अगर कोरोना संकट से दूर होगा तो वो केरला और हैदराबाद होगा, क्योंकि वहां के लोगों में मानवता अपनी एक ऊंचाई पर रखती है। लोगों को प्यार बांटना, लोगों को मोहब्बत बांटना, लोगों के साथ जुड़ के रहना, जिसके चलते उस शहर में देखिएगा ऊपर वाले की रहमत होगी। और आज है तेलंगाना बहुत हद तक सुधार में, बहुत इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि सदका से बला कटता है, सदका जो दिया जाता है उससे बला कटता है। इसलिए मुझे यकीन है कि तेलंगाना रियासत में और केरला रियासत में इससे बहुत फायदा मिलेगा और बहुत अच्छा वहां होगा। और उसका दुआ है, मुझे यकीन है कि अगर रब ने चाहा इंशाअल्लाह ताला तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हम लोग, और सीमांचल में भी इस कोविड से हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। ईद आ रही है, आपसे गुजारिश है कि ईद का ख्याल रखें, लेकिन मार्केटिंग के लिए नहीं जाए।
ताकि जो परिस्थिति, जो 12 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला है, जो 12 करोड़ लोग हैं जिसको रोजगार नहीं मिला है, उनके घर की ईद कैसी होगी। आप चमचमाता हुआ कपड़ा पहनिएगा और एक गरीब अगर नहीं पहनेगा तो उसका ख्याल रखिएगा। मैं लोगों से यही होता हूँ, लॉकडाउन का पालन कीजिएगा, जबरदस्ती ईदगाहों में मत जाइएगा, जबरदस्ती मत कीजिएगा। प्रशासन पे भी बहुत प्रेशर है। उसके बाद बिहार में शेरशाह सूरी के वंशज कहलाने वाले, शेरशाह सूरी कहलाने वाले हमारे मिट्टी में मिल जाएंगे पर भाजपा में नहीं जाएंगे, आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे। वो जो हैं मिस्टर नीतीश कुमार उस पलटू राम जी के बारे में बोलते। क्या नीतीश जी, यही 15 साल का आपका ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, यही 15 साल का आपका मैकेनिज्म, यही आपने 24 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ ली थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी आए थे, बड़े बड़े तोप आए थे कि नीतीश कुमार जी का शपथ ग्रहण है। क्या यही मैकेनिज्म है? अभी तक पूरे सीमांचल ही नहीं, बिहार में जो माइग्रेंट्स हैं, अभी तक माइग्रेंट्स अपने घर में ठीक से उनको, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पंजाब हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, अभी तक उनका मैकेनिज्म रोल नहीं हुआ और उनको आने में कोई सुविधा नहीं मिल रही अभी तक। आप कितना दावा कर ले, अखबार आपका है, मीडिया आपकी है, वक्त के हुक्मरान आप हैं, पैसा आपके पास, आप कुछ भी कर ले, लेकिन मोदी अभी तक नीतीश जी बिहार के मजदूरों को वो सम्मान नहीं मिल पाया, बिहार के लोगों को वो सम्मान नहीं मिल पाया है। वो आने के लिए अभी नहीं कह रहे। मैं आपसे मुद्दबाना फिर से नीतीश जी आपसे गुजारिश कर रहा हूं, फिर से आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि ये बात का ख्याल रखिए कि बिहार के लोग जो पूरा हिंदुस्तान को चमकाते हैं, उनको घर लाने में सहूलत अदा करें, उनको अपने प्रदेश, अपने घर, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों से मिलने में आसानी करें। आप अभी भी ट्रेन, जो आपकी सरकार, इसलिए आपको बोल रहे हैं, डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। आपका पीयूष गोयल है, आपके अमित शाह है, आपके नरेंद्र मोदी है, आपका नित्यानंद राय है, आपके अश्वनी चौबे है, आपका गिरिराज सिंह है, आपका सुशील मोदी है, आपके बगल में मंगल पांडे बैठते हैं। तो आपसे नहीं फरियाद करेगा बिहार की जनता तो किससे फरियाद करेगा? सीमांचल की जनता, बलरामपुर बारसोई की जनता, कोटिया की जनता, ठाकुरगंज की जनता, दौला की जनता, कोचादामन की जनता आपके नहीं फरियाद करेगी तो किससे करेगी? हम किसके पास जाएंगे अपना दुख लेके? सत्ता के हुक्मरान आप हैं, अन्य मार्ग में आप बैठे हैं, तो आपसे हम नहीं फरियाद करेंगे तो किससे करेंगे? तो आपसे फिर से मुंदबाना अपील है कि नीतीश जी, जो हमारे मजदूर भाई हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको लाने के आप फिर से प्रयास करें, कोशिश करें। दूसरा एक है हमारे तेजस्वी यादव जी, सपना है कि बिहार का मुख्यमंत्री इनको बना दिया जाए। बिहार का मुख्यमंत्री भाई शपथ ले, गांधी मैदान में ले, क्योंकि इनके पिताजी को हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, इनके माताजी को हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया। अब इनका भी सपना है कि एक बार डिप्टी सीएम बने, अब मुख्यमंत्री बन जाए। तो मैं डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम साहब, लीडर ऑपोजिशन साहब से पूछता, आप कहां हैं? किस जगह हैं आप? बतलाइए। आप तो दिख रहे नहीं है। अरे भाई, अगर मुख्यमंत्री ठीक से नहीं काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं, तो आप तो कुछ कीजिए। सिर्फ मुख्यमंत्री हम बना दे, यही आपको तमन्ना है कि हम डायरेक्ट आपको तख्त ताउस पे बैठा दे, क्योंकि आप में सिर्फ यही आप में क्वालिटी है कि आप श्री लालू जी प्रसाद यादव जी के बेटा हैं। आप में यही क्वालिटी है कि राबड़ी देवी के बेटा हैं। सिर्फ राबड़ी जी के बेटा होना क्या यही काबिलियत है? मैं बिहार की जनता को बोलना चाहता हूं, इंसाफ कीजिएगा, याद रखिएगा बिहार की जनता, मुझे वोट मत दीजिएगा, मुझे अफसोस नहीं रहेगा, लेकिन अपने भविष्य के लिए, अपने भविष्य, अपने आने वाले मुस्तकबिल, अपने बच्चों के लिए, उस नन्हे बच्चों के पांव की उस छालिया के लिए न्याय कीजिएगा। बिहार में ऐसा सरकार बनाइएगा जो आपके दुख दर्द को समझे, जो आपके जज्बात को समझे, आपको रोड पर नहीं छोड़ दे। मुख्यमंत्री की तरह ऐसा नहीं बना दीजिएगा जो अभी वक्त का मुख्यमंत्री है। औसा लीडर ऑपोजिशन को मत सत्ता दीजिएगा जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, औसा सत्ता मत दीजिएगा। औसा को मत मुख्यमंत्री बनाइएगा जो दिल्ली में बैठे। पता नहीं तेजस्वी यादव कहां है। दुनिया खोज रही है कि तेजस्वी यादव कहां है। हाँ, ट्विटर पे दिख रहे हैं। क्या ट्विटर पे तेजस्वी यादव आपको इसीलिए बनाया जाए? ट्विटर का चीफ मिनिस्टर रहिएगा। दूसरा, केसीआर साहब को देख लीजिए, दूसरे चीफ मिनिस्टर को देख लीजिए, डायरेक्ट पब्लिक से टच में है। अपोजिशन लीडर को देखिए, मैं वसुंधरा राजे सिंधिया जी को भी मैंने देखा कि अशोक गहलोत साहब के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन आपके पास, आप जानते हैं कि लोग का दर्द बढ़े, लोग रोए, लोग परेशान हो और आपको डायरेक्ट सत्ता में बैठा दे। एक तरफ नीतीश जी के साथ तंग होके, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है, नीतीश जी से तंग आए आपको बैठा दे, आपसे तंग आए फिर उनको बैठा दे, क्योंकि आप लोग के साथ आपने तो हम लोग को मंदुआ गुलाम समझा है। लेकिन बिहार की जनता से, सीमांचल की जनता से, बलरामपुर बारसोई की जनता से, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कोचादामन की जनता से,
ठाकुरगंज की, बहादुरगंज की जनता से, जो कि कदवा प्राणपुर की जनता से मुद्दमाना अपील है, गुजारिश है, याद रखिएगा सीमांचल के लोगों, अपने मुस्तकबिल का अच्छा फैसला करना। मुझे मत देना कोई जरूरी नहीं, लेकिन जिसको भी देना वो सीमांचल का दर्द रखे, बिहार का दर्द रखे। बिहार जो अभी भी बीमारू राज है, उस बीमारू राज के दर्जा से निकले, क्योंकि डबल इंजन की सरकार भी फेल है। और जो एक हमारे जो गुदरी के लाल हैं, उन्होंने भी कहा है, अदृश्य है। उसके बाद मैं पूछना चाहता हूं, फिर से कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप लीडर, प्राइम लीडर पोजीशन अगर इस देश में है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी अगर प्राइम पोजीशन है, भाजपा के बाद अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस है। इसलिए आपसे बोलना चाहता हूं, और देश की जनता भी पूछेगी, बिहार की जनता भी पूछना चाहती है, सीमांचल की जनता भी पूछना चाहती है, किशनगंज की जनता भी पूछना चाहती है। राहुल गांधी मजदूरों से मिले, अच्छी बात है। मुझे एक बात समझ में नहीं आता है, अगर कोई भी नेता, कोई भी एमपी किसी गरीब के साथ खाना खा ले, किसी गरीब के साथ फोटो खिंचा ले, तो उसको आप इतना हाइप क्यों देते हैं? मैं मीडिया के लोगों से, मैं सोशल मीडिया के लोगों से, कि आप इतना उस चीज को हाइप क्या देते हैं? क्या इंसान वो नहीं है? वो गरीब के साथ कोई नेता अगर फोटो खिंचा लिया तो उस गरीब के लिए बहुत बड़ी बात है। अरे नेता के लिए बहुत बड़ी बात है कि उस गरीब ने आपको अपना टाइम दिया, आपको अपना वक्त दिया। क्या उस गरीब मजदूर मजलूम की कोई है नहीं? पूरा सोशल मीडिया में राहुल जी गरीब से मिले, गाड़ी से पहुंचवा दिए, पूरा जितने कांग्रेसी हैं, जितने लोग हैं सोशल मीडिया में, बड़े बड़े पत्रकार को देखा, वेरी फाइन वेरी फाइन। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, दिल पर हाथ रखकर बोलना कि पंजाब में किसकी सरकार है? महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? राजस्थान में किसकी सरकार है? पौंडीचेरी में किसकी सरकार है? झारखंड में किसकी सरकार है? कांग्रेस पार्टी की सरकार। राहुल गांधी, ये फरमान कांग्रेस पार्टी के लोग अपने चीफ मिनिस्टर को क्यों नहीं दे देते हैं? अपने चीफ मिनिस्टर को बोले कि वहां जो मजदूर है, मेहनतकश लोग है, वहां जो स्टूडेंट है, उसको खाना पहुंचाइए। वहां के चीफ मिनिस्टर भी उतना दर्द बांट ले, वहां खाना पहुंचवाएं, क्योंकि सरकार में है। आप कोई प्राइवेट आइडेंटिटी नहीं है, आप सरकार है। सरकार का मतलब सब कुछ होता है। लेकिन राहुल जी, अच्छी बात है फोटोशॉप, अच्छा बात है, किसी फोटोग्राफर ने जिसने फोटो लिया, अच्छी बात है। तो राहुल जी, आपको यह बतला दूं कि आपका किशनगंज का एमपी डॉक्टर जावेद आजाद लापता है पिछले 60 दिनों से। जावेद आजाद साहब का मोबाइल बंद है, जो लोकसभा से, जो सरकार के खर्च पे, जो हमारे टैक्स के पैसे से उनको जो मोबाइल मिला है, वो मोबाइल बंद है। क्या मैं पूछना चाहता हूं राहुल जी, आप उनसे भी क्वेश्चन कीजिएगा, अपने एमपी से जो जावेद आजाद हैं, कांग्रेस के लोगों से जिन्होंने राहुल गांधी का फोटो डाला कि राहुल गांधी गरीबों के मसीहा हैं, उस जावेद आजाद अपने एमपी से भी पूछिएगा, जो किशनगंज की आवाम ने जिताया। क्या उनसे पूछिएगा कि जावेद आजाद कहां है, मोबाइल क्यों बंद है? क्या मैं जावेद आजाद से पूछना चाहूंगा, क्या वो 2 महीना लॉकडाउन के वक्त में तनख्वाह नहीं लेंगे? क्या वो जो सरकार से जो एमपी का तनख्वाह नहीं लेंगे? आपने 2 महीना में क्या किया मोबाइल बंद करके? कहां है आप? किशनगंज का मैं वोटर के हैसियत से, जब लोकसभा हुआ था तो मैं वोटर रजिस्टर्ड था, उस हैसियत से मेरा हक पूछने का, मेरे डेमोक्रेटिक राइट है। जब राहुल गांधी क्वेश्चन मोदी से कर सकते हैं, तो जब हम मोदी से क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मेरा भी डेमोक्रेटिक राइट है कि जावेद आजाद से पूछे कि कहां है जावेद साहब, कहां है वो विरासत, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की विरासत? राहुल जी, आपके नाम पे वोट लिया था, आप आए थे सीमांचल में वोट मांगने, तो कहां है आपका एमपी? दूसरी बात, एक और हर दिल अजीज एमपी है जिनका नाम तारिक अनवर है। 77 में कुर्ता पैजामा पहन के आए थे, तारिक कहलाते थे। 77 के बाद 80 में तारिक अनवर बने, 80 के बाद 2014 तक एमपी फिर से यहां बने, और आज तारिक अनवर साहब नहीं दिख रहे हैं। केंद्र में इसी कटियार ने एमपी बनाया, इसी कटियार ने मिनिस्टर बनाया, इसी कटियार ने उनको पूरे हिंदुस्तान में चमकाया, पूरी दुनिया में चमकाया। लेकिन आज तारिक अनवर साहब का ट्विटर जाके देख लीजिए, तो प्रियंका गांधी का रीट्वीट कर रहे हैं, सोनिया जी का रीट्वीट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का रीट्वीट कर रहे हैं, राहुल जी का रीट्वीट कर रहे हैं। लेकिन जिसने तारिक अनवर को तारिक अनवर बनाया, उसका रीट्वीट नहीं दिख रहा है, उसका माइग्रेंट सेल नहीं दिख रहा है। अपने आका को खुश करने के लिए लगे। अरे वक्त याद रखिएगा, कोई आका नहीं रहता। जिसने वोट दिया, जिसने आपको इज्जत दिलाई, उसको बारे में भी तारिक साहब सोच लीजिए। और पूरे 27 एमएलए हैं कांग्रेस के, 27 एमएलए हैं बिहार में। इसलिए बार बार बोलता हूं कि सदानंद सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता, मेरे बगल वाली कंस्टिट्यूएंसी में शकील अहमद खान साहब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं। जब चलिएगा, बात कीजिएगा, तो ऑल इंडिया से नीचे बात नहीं होती है। कांग्रेस के तौसीफ आलम एमएलए हैं, जलील मस्तान साहब एमएलए हैं, मंत्री भी रहे, आफाक साहब एमएलए हैं, पूनम जी एमएलए हैं, मनोहर जी एमएलए हैं। कांग्रेस के एक फेरिस्त है, प्रेमचंद्र मिश्रा एमएलसी हैं, डॉक्टर अखिलेश सिंह हैं। कहां है वो कांग्रेस की लीडरशिप? क्यों नहीं कांग्रेस के प्रदेश में हमारे माइग्रेंट्स के लिए महाराष्ट्र से क्यों शिकायत आएगी?
जब आप दर्द बांटना चाहते हैं, जब आप गरीबों के बीच बहुत हमदर्द हैं, तो क्यों महाराष्ट्र से, पंजाब से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, पौंडीचेरी से, झारखंड से क्यों हमारे मजदूरों के साथ इंसाफ नहीं हुआ, हमारे स्टूडेंट के साथ इंसाफ नहीं हुआ, हमारे लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ, मेहनतकश लोगों के साथ? क्या ये ड्रामा है? प्रियंका गांधी जी सिर्फ उत्तर प्रदेश है क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी हैं। क्या प्रियंका जी ये बात नहीं होना चाहिए कि राजस्थान में भी बस जाए, वहां से भी जो मजदूर आए उनके लिए भी मदद हो, पंजाब भी जाए, महाराष्ट्र से भी ट्रेन चले? सोनिया जी ने एक वादा किया था कि सबको भेजेंगे, लेकिन अभी भी टिकट का पैसा लग रहा है, अभी भी लग, 2-4 ट्रेन चलाने से नहीं होगा कि हजारों की तादाद में ट्रेन चाहिए। लेकिन यही है कि सब जानता है, यही दिल में है कि उसको शिकायत करें, और पब्लिक का दर्द बढ़े, पीड़ा बढ़े और पब्लिक परेशान हो, ताकि उसके बाद फिर मेरे ही पास आ जाएगी। मैं क्योंकि लॉलीपॉप दिखाया हूं, मैं प्रियंका जी से पूछना चाहता, आपने 1000 गाड़ी की बात की, आपने क्यों नहीं अपने कांग्रेस चीफ मिनिस्टर को, प्रियंका जी आप जनरल सेक्रेटरी, वन ऑफ द 3rd मोस्ट पावरफुल लेडी हैं आप कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में, सोनिया जी के बाद, राहुल जी के बाद आप है, तो क्यों नहीं आप अभी तक अपने दूसरे प्रदेशों में आपने बोला? अरे भाई, योगी से आप क्या उम्मीद करती हैं? योगी आदित्यनाथ से आप क्या उम्मीद करती हैं कि आपको बस का परमिशन देगा? अगर बस का परमिशन होता है योगी आदित्यनाथ को, तो उनके जो आका हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और मनोज तिवारी, जो इनके पूरी टीम है, उनको दर्द नहीं होता? जो लैक्टिक स्मृति ईरानी जो हैं, जिनकी डिग्री पर अभी तक जांच नहीं हो पाया है, वो बोलती हैं कि 85 करोड़ परिवारों को खाना मिल गया। तो जो रोड पे स्मृति ईरानी जी, जो रोड पर, जरा आप तो कैमरा से पुराना रिश्ता रहा है, तो जरा कैमरा लेके चले जाइए, जाके उत्तर प्रदेश, जाके बिहार के रोड पर, महाराष्ट्र के रोड पर, मध्य प्रदेश के रोड पे देखिए, जो मजदूर जो है, उस मजदूर के साथ क्या हो रहा है। आपका कैमरा से पुराना रिश्ता है, तो कैमरा लेके जरा चलिए, पता चल जाएगा कि आपको 85 करोड़ लोगों को आपने दिया कि कितने लोगों को दिया। उसके बाद मेरे पास, हाँ, तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया था कि 30 ट्रेन का पैसा देंगे। कहां है तेजस्वी जी 30 ट्रेन का पैसा? बतलाइए कि कहां है। ट्विटर पे तो लिख दीजिए ट्रेन का नाम, लिख दीजिए कि बतला दीजिए कि ट्विटर पे कहां है 30 ट्रेन। लेकिन तेजस्वी यादव, जब सीमांचल होगा तो फिर से वोट बैंक की राजनीति, फिर से आप आंसू पोंछने आ जाइएगा। आपके पिताजी जेल से रिहा हो जाए, हम चाहते हैं कि लालू जी रिहा हो जाए, लेकिन वो 30 ट्रेन का पैसा कल डीआरएम पटना दानापुर में जमा करा दीजिए, नहीं तो जनरल मैनेजर ऑफिस दिल्ली में है, वहां जमा करा दीजिए, ताकि बिहार के लोग को आना पड़े। नीतीश जी से तो हमें उम्मीद खो दी है, मोदी जी से भी खो दी है, तो आप भी उसी के ममेरे भाई हैं। उसके बाद एक मामला है, हमने बार बार आपको बोला कि फूड का दिक्कत है। हाँ, उसके जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे मनु यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, हम लगातार केटीआर साहब के ऑफिस से हम संपर्क में हैं, लगभग 210 बच्चे हैं, हम उनसे संपर्क में हैं। हम बिहार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब से संपर्क में हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी साहब से संपर्क में हैं, हैदराबाद के डीएम साहब से संपर्क में, तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी से। उनके लिए मनु के जो स्टूडेंट है उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अलीगढ़ के लिए हमने कोशिश की थी, जामिया के लिए हमने कोशिश की थी, मनु के लिए भी कोशिश की थी। मैं चिराग पासवान जी का धन्यवाद देता हूं, कि मैं भोपाल डीएम का भी धन्यवाद देता हूं कि मैंने लगातार कोशिश की। 1800 बच्चे को आज वहां से, भोपाल से, सीमांचल के, बिहार के, उन लोगों ने आने का इंतजाम किया। मैंने चिराग जी को अप्रोच किया था, उन्होंने लेटर भी लिखा और वहां के चीफ मिनिस्टर से बात किया। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हक होना चाहिए, क्योंकि ये इंसाफ की बात है, जिसने जो किया उसको सम्मान मिलना चाहिए। और उसके बाद एक बड़ा मामला था, एक उससे बड़ा मामला है, दरभंगा में एक उर्दू का मामला हुआ। तो परसों से चल रहा था मामला कि उर्दू का साइन बोर्ड हटाया गया। तो हमने वाइस चांसलर साहब से, डीएम साहब से और वहाँ के प्रिंसिपल साहब से बात हुई, तो उन्होंने, प्रिंसिपल साहब ने और अथॉरिटी ने ये जवाब दिया कि नहीं, इसको हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। क्योंकि प्रिंसिपल साहब याद रखिए कि हम अब 1947 के इंसान नहीं, हम 2020 में हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता देखे हैं, राष्ट्रपति का भी रास्ता देखे, हाई कोर्ट का भी रास्ता देखे, वाइस चांसलर ऑफिस का भी देखे, चांसलर ऑफिस का भी देखे, हमने सब रास्ता देखा है। अगर अपनी बात पर आप अटल रहिएगा तो हम कोशिश करेंगे कि आप उसको जल्दी से उर्दू दरभंगा वाला जो है लगवाइए, क्योंकि बिहार की दूसरी जुबान उर्दू है। एहसान नहीं कर रहे हैं, ये नोटिफिकेशन राजभाषा विभाग का नोटिफिकेशन है कि बिहार की दूसरी भाषा उर्दू है और उर्दू को उसका सम्मान मिला। उर्दू किसी मुसलमान या हिंदू या पंजाबियों की भाषा नहीं है, उर्दू लश्करी जुबान है, हिंदुस्तानियों की जुबान है, भारत की जुबान है, और यहीं पली है, यहीं पैदा हुई, यहीं पली, यहीं बड़ी और यहीं परवान चढ़ी। तो गोपी चंद नारंग जैसे शख्सियत, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसी शख्सियत ने उर्दू पे विद्वान रहे हैं, इसलिए ये बात का सम्मान कीजिए। मैं जदयू के लोगों को, जो लोग हैं, उनसे नीतीश जी से इस मुद्दे पे बात कीजिए कि दरभंगा में जो कंट्रोवर्सी हुई है, क्योंकि प्रिंसिपल ने, अथॉरिटी ने आज एश्योरेंस दिया है, तो उम्मीद है कि वो इस पर कुछ करेंगे।
उसके बाद हाँ, जो क्वारंटाइन सेंटर का मामला है, अभी भी कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, मैं सभी जिला पदाधिकारियों के, प्रशासनिक टीम से और जो डिजास्टर सेक्रेटरी है सबका शुक्रिया, वो लोग मेहनत कर रहे हैं। लेकिन आपका जो नीचे वाला जो ऑफिसर है, आपका जो ब्लॉक लेवल है, वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है। उसको बोलिए फोन उठाने, उसको बोलिए स्टाफ का नंबर ऑफ फोन्स बढ़ाए, लैंडलाइन बढ़ाए, फोन उठाए। अभी भी जो सीमांचल बिहार के क्वारंटाइन सेंटर में जो सुविधा है, हम एहसान नहीं कर रहे हैं, आप नीतीश जी या आपदा मंत्री कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, या कलेक्टर साहब भी एहसान नहीं कर रहे हैं। ये मेरा हक है, आपदा का नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि मुझे ये मिलना चाहिए। लेकिन अभी भी क्वारंटाइन सेंटरों से शिकायत आ रही है, खाने की, पीने की, बिजली की, पंखा की, कपड़ों की, अभी भी शिकायत आ रही है। तो ये मुझे उम्मीद है कि बिहार सरकार और जिला प्रशासन इसको सीरियस लेगा, क्योंकि जब 50 दिन का भूखा, 50 दिन का लाचार आदमी, लाचार इंसान वो तकलीफ में है, तो उसको आप आंसू पोंछिए, क्योंकि आपके बिहार का है, आपको आपके इलाके में टैक्स देता है, तो आपको उसका दर्द, आपको उसका जज्बात समझना पड़ेगा। मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि मैं माले के दीपांकर भट्टाचार्य साहब को बोलना चाहता हूं कि अपने विधायक जो आपके हैं महबूब आलम साहब, उनको थोड़ा सा एक्टिव की, घर में बैठ के उनको बोलिए कि आंदोलन नहीं करें, घर में बैठ के आंदोलन नहीं करें, घर में बैठ के भूख हड़ताल नहीं होता है। दुनिया जानती है कि भूख हड़ताल क्या होता है, अब भूख हड़ताल कैसे होता है। तो कम से कम दीपांकर जी, आपसे उम्मीद है, गरीब की बात करते हैं, कविता कृष्णन जी आप भी गरीब की बात करती हैं, आपका विनोद सिंह जी MLA है, बेचारा झारखंड में वो कोशिश कर रहा है, तो कम से कम इनको ट्रेनिंग दिलवाइए, कम से कम फोन कीजिए कि कम से कम ये भी करें। हमारे जदयू के लापता है मेरे कटिहार के सांसद दुलाल चंद गोस्वामी जी, अगर आप सुन रहे हैं या उनके लोग कोई सुन रहे हैं, तो दुलाल चंद गोस्वामी जी आप जैसे तारिक अनवर साहब लापता है, उसे आप भी लापता हैं, तो कम से कम क्षेत्र में आ जाइए, कम से कम क्वारंटाइन सेंटर घूमिए, कम से कम प्रशासन को कीजिए ताकि वो हो। दूसरी एक और बात बीच में आई थी, SDO बारसोई साहब का, SDO बारसोई का जो मामला है, उन्होंने एक चौकीदार के साथ जो बदसलूकी और गैर मुहज्जब बात कही, SDO साहब, या नहीं तो आप उस चौकीदार साहब से माफी मांगिए, क्योंकि आपको यह अधिकार नहीं है कि आप किसी चौकीदार को, किसी नीचे अपने से अंडर के किसी भी स्टाफ को, कोई आपका गुलाम नहीं है। सब मेहनतकश लोग हैं, सब मेहनती लोग हैं, कोई आपका SDO साहब, DM साहब या चीफ सेक्रेटरी साहब का या DGP साहब का भी कोई गुलाम नहीं है, कोई स्टाफ, सब सेवक है, सब मेहनत करता है, तनख्वाह मिलती है। तो जिस बदतमीजी से SDO साहब आपने बात किया, यानी तो हम सरकार एक्शन ले, नहीं तो SDO साहब उससे माफी मांग के मामला को खत्म करे, क्योंकि हम लोग चुप नहीं रहेंगे, हम डरने वाले नहीं है, याद रखिएगा। और उसके बाद एक बड़ा अहम मुद्दा है कि खाने पीने का, और जो ईद की शॉपिंग अवॉइड कीजिएगा, ये आपसे मेरे जो कलमा गो भाई हैं उनसे बोलना चाहते हैं। और जो सीमांचल के लोग हैं, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, बलरामपुर, बारसोई के, जो पूरा बिहार के, आप बॉम्बे में फंसे हैं, पूना में फंसे हैं, राजस्थान, जयपुर, पंजाब, लुधियाना, गाजियाबाद, मेरठ, जो पूरे हिंदुस्तान, हैदराबाद, तेलंगाना, विजयवाड़ा, चेन्नई में फंसे, आपसे यही अपील है कि हम लगातार सरकार से संपर्क में, हाँ, क्योंकि आप आइएगा तो आपको क्वारंटाइन सेंटर में रहना पड़ेगा। तो ये नीचे लेवल पे एक दिक्कत आ रही है कि इतना बड़ा मैकेनिज्म, क्योंकि बड़ी तादाद पे बिहार में लोग आएंगे, सीमांचल में लोग आएंगे, बलरामपुर, बारसोई में आएंगे, तो प्रशासन पे भी प्रेशर है, उतनी मच्छरदानी, उतनी बेडशीट, उतना चीज लाना है, तो 2-3 दिन और लगेगा। क्योंकि मुझे लगा कि मुख्यमंत्री ने ये बात कही है, तो उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी जो गुफ्तार के गाजी बन गए, किरदार के गाजी बन ना सके, इस पहलू से वो निकलेंगे मुख्यमंत्री जी। और अपने जो आप DM साहब को, आप हर जिला पदाधिकारी को, कमिश्नर को पैसा दीजिए, ताकि वो मच्छरदानी, वो सामान खरीदे, ज्यादा पैसा दीजिए ताकि स्टॉक में पहले हो सके, ताकि उनको आराम मिल सके। मैं फिर से, जो लोग हमारे तकलीफ में हैं, हमारे दोस्त, हमारे मेहनतकश लोग, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे लेबर, हम आपके लिए सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। Please like and subscribe my YouTube channel.